वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल मस्त होंगे और मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। तो वर्णमाला को हम पढ़ रहे हैं धीरे धीरे अलग अलग सेक्शनों के रूप में। तो दूसरा जो सेक्शन है वर्णमाला का वो है वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, और वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं 8। पर्टिकुलर एक उच्चारण स्थान से मैक्सिमम 8 ही वर्णों का हम उच्चारण कर पाते हैं। तो कल आपको हमने 3 उच्चारण स्थान बता दिए थे, तो तीसरे को दोबारा से देख लेते हैं। तीसरा क्या है? रीटूर रसानाम। रीटूर रसानाम मूर्धन्य। तो चूंकि ये पूरी वर्णमाला संस्कृत से उठा के हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से हमने क्या ले लिया? ये री ले लिया। इसमें से क्या ले लिया? ये टे वर्ग। यहाँ से क्या ले लिया? ये रे। यहाँ से क्या ले लिया? ये से ले लिया। और नाम का अर्थ क्या है? नाम वाले, ठीक है। ये क्या है जी आपका? मूर्धा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, इस टे वर्ग के अंतर्गत जो हमारे वर्ण आते हैं वो टे, ठे, डे, ढे और ने आते हैं। यानी कि री ये वाला, और जहाँ से छोटे री का उच्चारण होगा वहीं से ही बड़े री का भी प्रयोग होगा। इसको संस्कृत में 12वें स्वर के रूप में प्रयोग करते हैं हम। तो छोटे वाले री का प्रयोग जो कि ऋषि में आता है, ऋण में आता है। और इसके बाद टे, ठे, डे, ढे, ने का प्रयोग। रे और से, यानी कि 1 और 5 6 7 और 1 8, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? मूर्धा से। तो मूर्धन्य का ही दूसरा नाम मूर्धा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, हमारे मुख के अंदर है जो खाली स्पेस है, जब फेफड़े वायु छोड़ते हैं शरीर के दूसरे अंगों से टकरा के, जब वो मूर्धन्य से टकराती है तो वो वाइब्रेशन पैदा करती है। यही कारण है जब ढोल बजता है या लेफ्ट राइट जब आप करोगे यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद में, तो आपकी परेड होगी, उस परेड में ढोल बजेगा, फिर वो लेफ्ट राइट कराते हैं, तो वो यही वर्ण वहाँ से निकलते हैं। और ये वर्ण क्या करते हैं? वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं तो शरीर को एक्टिव रख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन 4 वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? कर्कश वर्ण भी कहते हैं। इनको कर्कश या कठोर वर्ण इसीलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या कहलाते हैं? आपके मूर्धन्य कहलाते हैं, ठीक है। तो एक तो आपसे ये भी पूछ सकते हो कर्कश या कठोर वर्ण का उच्चारण स्थान बताओ, आप कहोगे मूर्धा, ठीक है। फिर कहोगे टैवर का उच्चारण स्थान बताओ, आप कहोगे मूर्धा या मूर्धन्य। फिर कहोगे री टैवर के 5 वर्ण रे और ये वाला से का उच्चारण स्थान बताओ, तो आप कहोगे मूर्धन्य। वो इनको दे के इसको पूछ सकता है, इसको दे के इनको पूछ सकता है। अब आपके पास जो मुद्दा आया, आपके पास मुद्दा आया ये वाला कि आप ये बताइए कि सबसे पहले आपने ये वाला से पढ़ा, फिर आपने ये वाला से पढ़ा, और अब आपका ये एक और से बचा हुआ है। तो ये 3 अलग अलग तरह के से हैं। और इसके बाद में ऊष्म व्यंजन में इसको भी लिख ही देता हूँ। अब ये ऊष्म व्यंजन हो गए जी आपके 4। तो इन ऊष्म व्यंजन के उच्चारण स्थान क्या होंगे? तो आप कैसे लिखोगे जी? ये तो आपने पढ़ लिया है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान तालव्य अर्थात तालु है। इसका उच्चारण स्थान आपके सामने है। इसको क्या कहते हैं? वो मूर्धन्य दे या फिर मूर्धा दे, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? दंतव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। और यहाँ इसका उच्चारण स्थान क्या है? आपका कंठ है, जिसको हम क्या कहते हैं? गला भी कहते हैं। तो यानी कि ये जो ऊष्म व्यंजन आपने पढ़े हैं जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इनके चारों के ही उच्चारण स्थान अलग अलग है। इन चारों के ही उच्चारण स्थान क्या हैं? अलग अलग हैं। वो पूछेगा। ऐसे इसमें रे आ गया ये, तो वो फिर ये पूछेगा ये रे ले वे जो अंतस्थ वर्ण है उनके उच्चारण स्थान बताओ।
तो आपको यानी कि वो वर्ण दे के उच्चारण स्थान पूछ सकता है, उच्चारण स्थान दे के ये 4 वर्ण दे देगा और पूछ लेगा कि उसमें जो ये वर्ण है 4, इसमें से तालव्य वर्ण बताइए कौन सा है। ठीक है जी, चलो इससे क्लियर दिखाई दे रहा है। देखो एक ही उस पर जब हम करेंगे ना बैकग्राउंड पे चीज़ें, तो वहाँ आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, वो फिर फ्लेक्सिबिलिटी उतनी बन जाती है आँख की आपकी, तो उसको चेंज करना है। उसका फिर फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आँखों पे ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा जब हम एक ही बैकग्राउंड का प्रयोग करेंगे। तो ब्लैक अच्छा होता है या वाइट है या फिर ये अच्छा होता है, बाकी दूसरे जो कलर हैं वो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो आज इसी बैकग्राउंड के साथ में हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आ जाओ जी फोर्थ पे। तो फोर्थ उच्चारण स्थान हमारा क्या है, लर्तु लसानाम दंतव्य। तो यानी कि ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ये वाला, इसके बाद में यहाँ तैवर, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा आई है ना, तो यहाँ से हमने ये ले लिया। इसके बाद में ये वाला ल है, इसके बाद में ये स है, और नाम चूँकि सब में कॉमन है, तो नाम वाले का मतलब क्या हुआ, ये वाला ली, और इसके अंदर जो हमने वर्ण लिए हैं कौन से लिए हैं, तै, थे, दें, धैं और न। ये वाला एक तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो ये और एक 5वां वर्ण ये, 1 और 5 6 7 और 1 8। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, इनका उच्चारण स्थान हो गया दोस्तों दांत, यानी कि ये दांत से उच्चारित होंगे। अब नहीं यकीन आता तो आप उच्चारण करके देखो, पहले तो आप इसका उच्चारण करो, यहाँ सिर के ऊपर हाथ रखो, क्योंकि जो मुख के अंदर खाली स्पेस है ना, वो स्थान आपका मूर्धन्य है। तो जब आप टे, ठे, डे, डे का उच्चारण करोगे ना, तो आपके सिर में यहाँ हल्के हल्के हथौड़े से लगते मिलेंगे आपको, क्योंकि जैसे फेफड़ों ने वायु छोड़ी तो वो वायु सीधे टकरा रही है, कहाँ से, मुर्दा से टकरा रही है, तभी तो वाइब्रेशन हो रहा है। जब ढोल बजता है शादी में बड़े वाला, तो हम अपने कान को बंद करते हैं, ज़्यादा आवाज़ आती है तो कानों पे हाथ रखते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो इन वर्णों को निकालता है और ये करते हैं वाइब्रेशन पैदा। तो जब हमने सर पे हाथ रखा और उच्चारण करके देखा ठे, ठे, डे, डे, तो यहाँ पे आपको हल्के हल्के हथौड़े से लगते हुए मिले। इसके बाद में जब हम यहाँ तय का उच्चारण कर रहे हैं तो आपको दांत दिखाई देंगे, तय, थे, दे, धै, न। तो यानी कि हम दांतों का प्रयोग करें। अगर किसी के दांत टूटे हुए हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके दूध के दांत टूट जाते हैं, तो वो इनका सही से उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में दांतों का इस्तेमाल होगा, और दांत बच्चे के पास है नहीं, या 1-2 दांत टूटा हुआ है, तो उन दांतों के बीच में हवा निकल जाएगी, वो हवा जैसे निकलेगी उच्चारण सही हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वाला, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम कृष्ण में करते हैं, इसका प्रयोग हम तर्ण में करते हैं, इसका प्रयोग हम पितृ में, एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो हमारा मुद्दा यहाँ इससे है, क्लियर। तो इसका उच्चारण भी दांत से हो रहा है, तैवर का उच्चारण भी दांत से हो रहा है, ले और सह का भी उच्चारण। अब ले का जब प्रयोग करें तो देखो आप दांत प्रयोग कर रहे हो, तो लर्तु लसानाम दंतव्य, ये आपका चौथा उच्चारण स्थान है। इसके बाद 5वां उच्चारण स्थान है आपका उपध्म आनीय नाम ओष्ठ, उपध्मानीय नाम ओष्ठ। तो यहाँ से क्या आ गया जी आपका, ये आ गया आपका ओ, ठीक है। ये बड़े वाला है तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, छोटा ओ और बड़े वाला ओ। अब तक सब पे क्या थी, छोटे ओ की मात्रा थी, लेकिन इस पे क्या है, बड़े ओ की मात्रा है। और जिस पे मात्रा होती है उसका मतलब पै वर्ग, और पै वर्ग के अंतर्गत वर्ण कौन से आएंगे, पै वर्ग के अंदर आएंगे पै, फै, बै, भै और मैं, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आ गया आपका उपध्मानीय चिन्ह, ये वाला 1 2 5 ये 7 और 1 ये चिन्ह। तो यहाँ नाम वाले वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका, होठ हो गया, जिसको हम ओष्ठ कहते हैं। अब आप उच्चारण करके देखो, ऊ का उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं। इस वाले ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, होठ सर्कल बना रहे हैं, यानी कि होठ का प्रयोग कर ही रहे हैं हम। जब हम पै, फै, बै, भै कहते हैं तो हमारे होठ बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, पै, फै, बै, भै। तो यानी कि इनके उच्चारण में, या इस चिन्ह, जैसे विसर्ग चिन्ह था,
अकु है विसर्ज्य नाम चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ से कर रहे थे हम? कंठ से कर रहे थे, गले का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे ये उपध्वनीय चिन्ह होता है जो मंत्रों में प्रयोग होता है, ये हिंदी में प्रयोग नहीं होता। इसी चिन्ह की वजह से इस सूत्र का नाम उपध्वनीय पड़ा। तो इसको कौन सा, जैसे विसर्ग चिन्ह होता है, हलंत होता है, अनुस्वार चिन्ह होता है, बहुत सारे आप विराम चिन्हों का प्रयोग करते हो, ऐसे ही जो इस रूप में है उसको उपध्वनीय चिन्ह कहते हैं। और इसी सूत्र की वजह से ये इसका नाम पड़ गया। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पै वर्ग के पांचों वर्ण, उपध्वनीय चिन्ह, ये अपने आप में 8 आपके हो गए। इनका उच्चारण कहाँ से कर रहे हो आप? होठ से कर रहे हो, क्योंकि इनके उच्चारण के दौरान आप होठ का प्रयोग कर रहे हो। तो ये 5 हो गए जी। यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसके लिए। इसके बाद छठा है आपका ए दे तो कंठ तालव्य। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बने। अब यहाँ से हमने ले लिया ये वाला, और दे मतलब दूसरा, यानी कि इसका बड़ा रूप, और तो का मतलब हो गया वे दोनों। और यहाँ पे एक कंठ ले लिया जी हमने, इससे ले लिया आपका ये कंठ, और इससे ले लिया आपका ये तालव्य। यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 2 वर्ण है ना, ये आपके जो बने हैं, ये बने हैं ए और ई को मिला के। ये जो बनता है ये ए और आई को मिला के। अब इसमें से जो ये बना है, ये बना है आपका ए और ई को मिला के। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं तो इनका उच्चारण स्थान भी 2 अलग अलग जगह से होगा। अब इसका उच्चारण स्थान ए का कंठ है, अकु है विसर्ज्य नाम, और इसका तालु है ईचु जैसा नाम तालु। यहाँ से तो हमने ये आई ले लिया, जिसको आप ए कहते हैं। ए कोई वर्ण होता ही नहीं है, वो आई होता है, क्योंकि ये ए और ई को मिला के बना। तो जब ए और ई को मिला के बना तो इसका साउंड भी तो यही होगा ना, आई। जैसे एक नया वर्ण जो आया है हमारा, वो क्या है? वो ये है, और इसको हम किस रूप में लिखते हैं? इस रूप में लिखते हैं। तो इसका उच्चारण तो ये हुआ ना। ऐसे इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण क्या हो गया आपका? आई हुआ, ए नहीं हुआ। इसको ए बोलते हैं तो कोई होता ही नहीं हिंदी में। तो ये जो आई है ये ले लिया हमने यहाँ से। और इसके बाद दे का मतलब दूसरा। तो दूसरा कौन सा? इसका जो दूसरा रूप है जिसकी 2 मात्रा होती है। अब इसकी मात्रा कितनी होती है? 2 होती है। जैसे हम सदैव में जो मात्रा लगाते हैं, जैसे यहाँ हमने रमेश में मात्रा लगाई है, तो रमेश में जो 1 मात्रा लगी है वो तो इसकी लगी है, लेकिन सदैव पे जो हम मात्रा लगाते हैं 2, तो वो इसकी मात्रा लगाते हैं। तो द्वे का मतलब दूसरा, इसका जो दूसरा रूप है, ठीक है, जिसकी 2 मात्रा होती है, इसलिए यहाँ 2 मात्रा दी। और तो का अर्थ हो गया वे दोनों। तो ये वे दोनों कहाँ से आया? से का अर्थ होता है वह। ऐसे ही त्वम का अर्थ होता है तुम, और अहम का अर्थ होता है मैं, और ऐसे ही तो का अर्थ होता है वे दोनों। ये तो आपके संस्कृत के प्रोनाउन है, सरनाम है। ये आपके हिंदी के सरनाम है। तो से का अर्थ वह है, त्वम का अर्थ तुम, अहम का अर्थ में, तो का अर्थ होता है वे दोनों। तो वे दोनों कौन से हो गए? आई और ये बड़े वाला आई। तो यानी कि आई और ये वाला बड़े वाला आई, इन दोनों को कंठ और तालु से उच्चारित करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बता चुके हैं हम स्वर के भेदों में कि ये ए और ई से मिलके बनता है, इसका साउंड भी वही आता है। तो जब ये 2 अलग अलग वर्णों से मिलके बनेगा तो इनका उच्चारण स्थान भी 2 अलग अलग जगह से होगा। ये बनता है ए और आई से, और इसमें कौन सा ए और ई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हम ए और ई का ही प्रयोग करेंगे। भाई उच्चारण स्थान तो इसी के होंगे ना, तो इसी वजह से इन दोनों का उच्चारण स्थान आपका कंठ और तालु हो गया। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद 7वां। तो 7वां जो सूत्र है आपका वो क्या है? ओ दो तो कंठ ओष्ठ, ओ दो तो कंठ ओष्ठ। तो यहाँ से हमने क्या लिया? यहाँ से ले लिया ये वाला 2 मतलब कौन सा? इसका दूसरा रूप जिस पे 2 मात्रा है। तो का अर्थ क्या हो गया?
इसका अर्थ ये होगा वे दोनों कौन से, अहु और अहु, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो गया। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ क्यों हो गया, क्योंकि ये जो दोनों है ना, ये दोनों अउ और इसके बाद में ये वाला अउ, ये जो बनता है दोस्तों, ये बनता है ए और ओ को मिला के, और ये बनता है आपका ए और औ को मिला के, और ये जो औ है ये बनता है आपका ए और ओ को मिला के। कुछ बात समझ में आई? तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान आपका ये है, इसका आपका ओ है, यानी कि ए का उच्चारण स्थान कंठ है, और ऊ अभी आपने पढ़ा उपध्मानीय नाम ओष्ठ में, तो क्या पढ़ा आपने, इस वाले ऊ का उच्चारण स्थान है आपका ये ओष्ठ, ठीक है। और ए का उच्चारण स्थान आपने कल पढ़ा था, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो जब ये दो अलग अलग वर्णों से मिलके बना तो इनका उच्चारण स्थान भी दो अलग अलग जगह से होगा। तो 5 उच्चारण स्थान तो ऐसे थे जो हम सिंगल प्रयोग कर रहे थे, एक ही उच्चारण स्थान से अलग अलग वर्ण, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं, तो उनका उच्चारण स्थान भी उन दो अलग अलग जगह से होगा जिनसे वो मिलके बनते हैं। इसके बाद आ गया आपका यहाँ पर 8वां उच्चारण स्थान, और 8वां उच्चारण स्थान क्या है जी आपका, वकारस्य दंत ओष्ठ, यानी कि यहाँ पर ये वे आकार वाला, तो इसको क्या बोलेंगे, वे आकार वाले वर्ण का, वे आकार वाले वर्ण का उच्चारण स्थान, वे आकार वाले वर्ण का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा जी, दंत और ओष्ठ, यानी कि दांत और होठ। इस दंत को क्या कहते हैं हम, दांत कहते हैं, ओष्ठ को क्या कहते हैं, होठ। जब हम वे का उच्चारण, ये दो से मिलके नहीं बना, ये केवल सिंगल है, जब हम वे का उच्चारण करते हैं तो दो उच्चारण स्थान प्रयोग में आते हैं। जैसे हमने वे का उच्चारण किया तो हमारी जीभ दांतों पे लगी, वे, तो जीभ जब दांतों पे लगी तो दांत खुलते हैं, और दांत के ऊपर होठ है, तो जब जब दांत खुलेंगे तो होठ भी खुलेंगे। तो इसलिए इसमें दांत और होठ दोनों का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, इस वे के लिए कर रहे हैं। तो वे दो अलग अलग वर्णों से मिलकर नहीं बनाए हैं, लेकिन जब हम वे का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान हमारे शरीर के दो अलग अलग अंग वे के उच्चारण होने पर एक्टिव होते हैं। उनमें जब हमने वे का उच्चारण किया तो हमारे दांत खुलते हैं, दांत के ऊपर चूँकि होठ है तो उसके साथ होठ भी एक्टिव हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनको संयुक्त उच्चारण स्थान माना जाता है। अब फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संयुक्त उच्चारण स्थान कितने हैं, संयुक्त उच्चारण स्थान, तो संयुक्त उच्चारण स्थान है 3, और इन संयुक्त उच्चारण स्थान में कौन कौन से आते हैं। संयुक्त उच्चारण स्थान के अंतर्गत आपका एक तो आता है कंठ और तालव्य, क्लियर, दूसरा आता है कंठ और ओष्ठ, और इसके बाद में तीसरा आता है दंत ओष्ठ। क्या आता है, दंत ओष्ठ, ये वाला, ठीक है जी। तो ये संयुक्त उच्चारण स्थान हो गए। संयुक्त का मतलब जब दो अलग अलग उच्चारण स्थान। अब इससे जो हम उच्चारण करते हैं, इससे उच्चारण करते हैं हम इनका, इससे उच्चारण करते हैं हम इनका, औ और ये वाला औ, और इससे उच्चारण करते हैं वे का। फिर आएंगे, आपसे पूछा जाएगा ये जो वर्ण हैं टोटल वो कितने हैं, ये 5 वर्ण हैं, 5 वर्ण संयुक्त उच्चारण स्थान वाले, संयुक्त उच्चारण
स्थान वाले। तो कितने उच्चारण स्थान है? 3 हैं। वर्ण कितने हैं? 5 हैं। वर्ण कितने हैं? 5, क्योंकि ये दो दो अलग अलग वर्णों से मिलके बने हैं, इसलिए इनका संयुक्त हुआ। और वह केवल इसलिए 2 से मिलके नहीं बना, वह इसलिए हुआ क्योंकि वह का उच्चारण करते समय हम दांत और होठ दोनों का प्रयोग करते हैं। वह के उच्चारण में दांत खुलते हैं, दांत के ऊपर होठ है तो होठ भी खुल जाते हैं। फिर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि यहाँ पर इनके उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे वर्ण दे दिया और इस वर्ण को दे के वो क्या पूछेगा? उच्चारण स्थान। वर्ण को दे के क्या पूछेगा? उच्चारण स्थान। और वो क्या है जी आपके यहाँ? ये, रे, ले और वे। बताओ जी इनका उच्चारण स्थान बताओ क्या है? फिर वो यहाँ पे भी आपको वर्ण देगा और आपसे पूछेगा उच्चारण स्थान। इनके उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है जी। और यहाँ वर्ण कौन से मिलेंगे आपको? यहाँ वर्ण मिलेंगे से और है। ये अंतस्थ है, ये आपके उसमें। ठीक है जी। चलो जी, अब बताओ ये कौन से किस में आएंगे? यहाँ पे तो ईचु यसा नाम, तो यस के साथ आता है ना यह, ईचु यसा नाम तालव्य। तो ये किससे उच्चारित होंगे? तालु। इसके बाद में रीटू रसा नाम, रे किस में आएगा? मूर्धन्य। लर्तु लसा नाम दंतव्य। ठीक है। वै का कहाँ से होगा? वकार से दंत ओष्ठ। ठीक है जी। इसके बाद में फिर यहाँ देखिए इसमें क्या होगा? उच्चारण स्थान। ये क्या है आपका? तालव्य। ईचु यसा नाम तालव्य से आ गया। ये कहाँ से उच्चारित होगा? रीटू रसा नाम मूर्धन्य। ये कहाँ से उच्चारित होगा? दंतव्य से। ये कहाँ से उच्चारित होगा? अकु है विसर्ज्य नाम कंठ। तो ये कैवर के बाद आता है ना, अकु है। तो ये आपके उच्चारण स्थान है जी। तो ये आपके अंतस्थ वर्ण थे, ये आपके ऊष्म वर्ण थे। तो इनको हम कौन सा कहेंगे? इनको कहेंगे अंतस्थ वर्ण। इनको क्या कहेंगे? अंतस्थ वर्ण। वो पूछ लेगा निम्न में से कौन सा अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा उच्चारण स्थान में, कौन सा अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान नहीं है। तो अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान ये है। ये क्या है जी आपका? ये आपका है ऊष्म, या फिर हम क्या कहेंगे? ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी वर्ण। इसमें ऊष्म या संघर्षी वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए कौन सा है? तो ये चारों है। ऊष्म या संघर्षी वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा नहीं है? तो फिर आपसे वो पूछेगा। ठीक है जी। फिर आपसे पूछेगा वो ये वाला। अब आप ये कहोगे सर जी ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। आपसे पूछेगा आ का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान, इसके बाद ओ का उच्चारण स्थान। ये आपसे पूछेगा जी। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान है
कंठ, जहाँ से छोटे ए का है वहीं से बड़े, जहाँ से छोटे ई का है वहीं से बड़े ई का होता है, जहाँ से छोटे री का होता है उच्चारण स्थान वहीं से बड़े री का होता है, जहाँ से छोटे ऊ का होता है वही क्या होता है आपका बड़े वाले ऊ का होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा वो ये जो उत्क्षेपित व्यंजन हैं ये वाले, ये पूछेगा जी। तो जहाँ से डे का उच्चारण होता है ये किस में आता है, टे वर्ग में, और टे वर्ग किस में आता है, रीटू रसानाम मूर्धन्य। तो ये किस में आएगा, टे वर्ग में आएगा। टे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, टे वर्ग में आएगा, टे ठेड है। तो ये उत्क्षेपित व्यंजन है, ताड़न जात व्यंजन, तो इनका उच्चारण स्थान वही रहेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपसे ये चीज़ें पूछी जाएगी। अब आ जाओ फिर यहाँ पर कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है जी, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। देखो, अगर आपको होना है भर्ती, इसका सिर्फ एक फ़ायदा ये नहीं कि 2 क्वेश्चन वर्णमाला के आएंगे वो आप करके आओगे। अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो इसका मतलब आपका IQ लेवल भी बढ़ रहा है, आपकी बुद्धि लब्धि भी बढ़ रही है, और सारा खेल आपका IQ लेवल का ही है। तो वहाँ 55 किलो के हो या आप 95 किलो के हो, मैटर नहीं करता। आपकी हाइट 170 हो या फिर 175 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो आपको वहाँ वो भी मैटर नहीं करता। वहाँ तो 168 सेंटीमीटर चाहिए सिर्फ। अगर 168 सेंटीमीटर हाइट है तो फिर उसके ऊपर जितनी भी है वो सब एक्स्ट्रा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा केवल IQ लेवल का है। और IQ लेवल क्या है, आपकी मानसिक आयु क्या है, आपकी वास्तविक आयु क्या है। हो तो गए हो आप 30 साल के, लेकिन बुद्धि का फंक्शन चल रहा है अभी 20 साल वाला, तो इसका मतलब 10 साल पीछे चल रहे हो आप। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। किसी ने बेल बजाई थी, तो इसमें क्या है जी, इसके अंतर्गत कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अकु है, विसर्जीय नाम कंठ, तो इसमें कु किस में आता है, कंठ के अंतर्गत आता है। ईचु यसा नाम तालव्य। इसके बाद टे वर्ग किसके नाम है, रीटू रसा नाम मूर्धन्य, तो ये मूर्धन्य है। फिर इसके बाद ते वर्ग लर्तु लसा नाम दंतव्य, और इसके नाम उपधमानीय नाम ओष्ठ। ये आपके इन वर्गों के उच्चारण हैं। और ये तो सबको पता है, कै वर्ग में कै खे गया गे आता है, चे छे जय जय ये आता है, टे ठे डे डे ने आता है, ते थे दे दे ने आता है, पे पे बे बे में आता है। अब वो उनमें से कुछ भी पूछ लो, आप देख पता है ना आपको कि कौन से वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं, पिछली क्लासों में करा चुके हैं आपको। तो वो क्या करेगा, उच्चारण स्थान दे के आपको वर्ग दे देगा, वर्ग दे के उच्चारण स्थान दे के वर्ण दे देगा, वर्ण दे के उच्चारण स्थान आपसे पूछ लेगा। तो ये था जी आपका दूसरा सेक्शन। अब इसमें एक चीज़ आपको नोट करनी है। नोट क्या करनी है, उच्चारण स्थान की संख्या वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के कुल उच्चारण स्थान 8 होते हैं, परंतु हम 9 उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं, परंतु हम 9 उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं। अब वो 9वां उच्चारण स्थान क्या है, वो 9वां उच्चारण स्थान है आपका ये वाला, यण नणनम नासिक्य। यानी कि जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है। अब ये किस में आता है,
ये आता है कै वर्ग में। तो कै वर्ग का अंतिम वर्ण है जी आपका ये। बात समझ में आई? ऐसे ही चै वर्ग का अंतिम वर्ण आपका ये है। ऐसे ही टै वर्ग का अंतिम वर्ण ये है। तै वर्ग, तै थे दे दे न, इसका अंतिम वर्ग ये है। पै वर्ग, पै फै बै भै मैं, इसका अंतिम वर्ग ये। अब ये तो आपने पढ़ ही लिया है कि भाई इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, ये तो आपने पढ़ा अभी। इसका भी चै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या पढ़ा आपने, तालव्य, इसका उच्चारण स्थान तालव्य। इसका उच्चारण स्थान आपने मूर्धन्य पढ़ा है। इसका उच्चारण स्थान आपने लर्तु लसानाम दंतव्य, यहाँ क्या है दंतव्य है। इसका उच्चारण स्थान उपध्वनीय नाम ओष्ठ, पै वर्ग में आएगा तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो इनके पांचों के दो उच्चारण स्थान हैं। एक तो आपका इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका तालव्य, इसका मूर्धन्य, इसका दंतव्य, इसका ओष्ठ। और दूसरा जो इसका उच्चारण स्थान है वो नासिका है। यानी कि ये इनसे तो उच्चारण किए ही जाते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपका नासिका भी है, जिसको आप नाक कह रहे हैं। क्योंकि इन 5 वर्णों को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, और अनुनासिक वर्णों में हम मुख और नाक दोनों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मुख हो गया, ये आपका नाक हो गया। तो जो अनुनासिक वर्ण है अनुनासिक वर्ण को ही कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, यही 5 है। तो इनको अनुनासिक क्यों कहा गया? अनु का अर्थ होता है पीछे, नासिका का अर्थ होता है नाक, यहाँ पीछे का अर्थ है आपका मुख। जो मुख और नाक दोनों से उच्चारित हो उसको ही तो अनुनासिक कह रहे हैं। तो मुख में तो हम इसका प्रयोग करते हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ, ये कहाँ है, सब मुख में है। तो इसलिए मुख और नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो ये आपका कंठ कहाँ है, ये रहा। तालव्य कहाँ है, जीभ के नीचे। मूर्धन्य कहाँ है, जीभ के ऊपर खाली स्थान। दंतव्य ये रहा दांत। ओठ कहाँ है, मुख पे। तो ये तो हो गया आपका सारा का सारा मुख, और ये हो गया नाक। तो मुख और नाक दोनों से उच्चारित होने वाले अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके उच्चारण स्थान 2 हैं। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये देगा ऑप्शन में या फिर वो ये देगा। अगर दोनों दिए हैं तो फिर आप कहोगे ए और बी दोनों। उच्चारण स्थान में मैंने लिखा कुल उच्चारण स्थान हमारे कितने होते हैं, कुल उच्चारण स्थान 8 होते हैं, लेकिन प्रयोग हम 9 का कर रहे हैं। और 9वां कौन सा, नासिका। अब इन 8 में शामिल क्यों नहीं किया गया इनको, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कै वर्ग में आ चुके हैं ना। ये भी चै वर्ग में आ गया, ये भी टै वर्ग में, ये भी आ गया तै वर्ग में, ये भी पै वर्ग में, तो इसको अलग से नहीं माना गया। तो संख्या कितनी हुई, केवल 8। प्रयोग कितने कर रहे हैं, 9 का। तो ये मुख अनुनासिक समझ में आ गया। अनु एक उपसर्ग है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पीछे। जैसे अनुज है, ठीक है, तो अनुज किसे कहते हैं, छोटे भाई को, जो आपके बाद पैदा हुआ है, ठीक है। तो अनु का अर्थ भी तो उसमें अनुज में पीछे ही है। जो पीछे जन्म लिया है वो अनुज है, और जो पीछे जन्म लेने वाली वो अनुजा, छोटी बहन कहलाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मुख और नाक दोनों से उच्चारित करने वाले वर्णों में हम मुख और नाक दोनों का ही प्रयोग करते हैं। इसी वजह से इनको हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं, नासिक के। अगर वो ये वर्ण देता है और कह रहा है कि इनमें से बताइए कौन सा उच्चारण स्थान है, और वहाँ ऑप्शन में नासिका, नाक या नासिक क्या दिया है, तो राइट आंसर आपका ये होगा। और जब ये नहीं दिया है, इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका तालव्य, इसका मूर्धन्य, इसका दंतव्य, इसका आपका ओष्ठ रहेगा। तो 2 सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। और तीसरा सेक्शन आज हमें करना है वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। तो वर्णों को अलग अलग करने की रीति वर्ण विन्यास कहलाती है। शब्द में से
वर्णों को, शब्द में से वर्णों को स्वर व व्यंजन के रूप में, स्वर व व्यंजन के रूप में अलग अलग करने की रीति को वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास कहते हैं। कैसे करोगे जी? जैसे यहाँ पे शब्द दे दिया आपको, ये आ गया। अब वो पूछ रहा है इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, टोटल वर्ण कितने हैं, कितने स्वर कितने व्यंजन हैं, टोटल वर्ण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब करो इसको, यहाँ क्या करेंगे, ये पे आधा है, ये आपको ध्यान रखना है। पे के साथ में क्या है, रे, और रे के साथ में क्या है, ए। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये बन गया। इसके बाद में ये के आधा है और इसमें ये री लगा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया। इसके बाद में ये ते आधा है और इसमें ई लगा है, ये यहाँ से लेके ये बना है। जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो इनसे जो शब्द बना वो वही है जो आपसे पूछा गया था। अब आप क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे कि इसमें 1 2 3 स्वर है, बाकी सारे व्यंजन। टोटल कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5, 2 2 4 5 6 और 1 7 वर्ण हैं। अब 7 में से आपके 3 क्या हो गए, स्वर, और 4 क्या बच गए, व्यंजन। अब वो व्यंजन पूछे तो व्यंजन बताओ, स्वर पूछे तो स्वर बताओ, दोनों पूछे दोनों बताओ, कुल वर्ण पूछे तो कहो 7 वर्ण है। बात समझ में आई? तो यानी कि किसी भी व्यंजन में केवल एक ही स्वर हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये पे आपका आधा है और रे आपका पूरा है, तो रे के साथ में तो आया हुआ है। ऐसे यहाँ इसमें तय के साथ में ई है, ए नहीं है। यहाँ कै के साथ में क्या है, ये वाला री है। तो किसी भी व्यंजन में केवल एक स्वर हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलो जी, अब इसके अलावा कुछ और शब्द आपको देते हैं, उनका आपको वर्ण विन्यास करना है। कैसे करोगे, संदर्भ, विज्ञान, और क्षत्रिय। अगर आपने सारी वर्णमाला, अगर पिछली क्लास अटेंड की है तो आगे समझ में आएगा, पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, ये से और से के साथ में ये ए, इसके बाद में ये आधा ने, और यहाँ पे ये आधा दे, और इसके बाद में दे के साथ ए, इसके बाद ये रे, रे के साथ भे, और भे के साथ में आपका ए आ गया। कमाल की बात देखिए, कमाल की बात ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका से है, ये आधा ने है, ये आपका दे है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है। अब आप इनको जोड़ के इनसे वो शब्द बना लोगे जो आपसे पूछा गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पर ये आधा वे है, वे के साथ में ई है, यहाँ पे ये आधा जय, जय के साथ में आपका ये जय के साथ में आपका आ, इसके बाद में ने के साथ में आपका ए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वी बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये न बना है। आपस में जोड़ोगे तो इनसे जो शब्द बनेगा वो शब्द होगा विज्ञान। अब यहाँ पे देखो, इसमें ये आधा कै, आधा से और ऐसे मिलके बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया।
इसके बाद में यहाँ आधा तय है, ठीक है जी। इसके बाद में आधे तय के साथ में ये रे है, इसके बाद में ये ई है और ये यहाँ पे बन गया आपका ये। इसके बाद में यहाँ ये आधा ये है और इसके बाद में ये आपका ए है और ये मिलके बन गया आपका ये, और ये बन गया जी आपका यहाँ क्षत्रिय। बात समझ में आई? ठीक है जी। इसको बोलते हैं वर्णों को अलग अलग करने की रीति को वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यास कहा जाता है, और वो स्वर और व्यंजन के रूप में हम उसको अलग अलग करें। अब वो आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कितने स्वर हैं, तो आप कहोगे इसमें 1 2 3 स्वर है। इसमें कितने स्वर हैं? 1 2 3। इसमें कितने स्वर हैं? 1 2। बाकी क्या है? बाकी सारे व्यंजन हैं। कुल वर्ण बताओ जी कितने हैं, संदर्भ में, विज्ञान में, क्षत्रिय में, काउंटिंग करके बता दो। क्लियर? अगर आपको वर्ण विच्छेद समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। वर्ण विच्छेद अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। इसके बाद में फिर आपको दिक्कत कहाँ होगी ये समझिए। दिक्कत होगी आपको यहाँ पर, संसर्ग, सृष्टि, संगम, संशय। इसमें क्या सीखना है? अनुस्वार किसके स्थान पे आया ये सीखना है। ये से हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है जी। तो ये से ये बन गया। अब ये कह रहा है संसर्ग, तो यहाँ हमने ने के स्थान पे प्रयोग किया है इसका। ये से, ये वाला ए, इसके बाद में ये रे, इसके बाद में ये गे और ये आपका ए हो गया। तो यहाँ ये आपका आधा ने है, ये आपका से है और ये आपका ये हो गया। इनको जब आप जोड़ोगे आपस में तो इनसे जो शब्द बनेगा वो शब्द होगा संसर्ग। यहाँ पे आ जाइए जी। यहाँ हमने ये से ले लिया, इसके साथ में ये री ले लिया, ये दोनों मिलके हमारा ये बन गया। इसके बाद हमने यहाँ पर ये वाला आधा से लिया, इसके बाद में टे लिया, इसके बाद में ई लिया, यहाँ तक ये बन गया। इसके बाद में ये आपका टी बन गया। जब आप हम इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सृष्टि। इसके बाद यहाँ पर संगम, तो ये आधा से है, इसके बाद ये ए है, इसके बाद यहाँ पर ये आधा है, इसके बाद गे और ए है, इसके बाद ये मैं और ए से मिलके बनाए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये से है। ये यहाँ पर आपका अनुस्वार के स्थान पे आया है। ये वाला जो कैवर का अंतिम वर्ण है ये आपका गे हो गया और ये आपका मैं हो गया। जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम इस रूप में संग, क्योंकि कै वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान पे ये अनुस्वार आया, इसीलिए इसको गे बोल रहे हैं, संगम। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान, संशय में क्या है, ये नए के स्थान पे आएगा। तो इसमें आपको यही सिखाया गया कि यहाँ जो ये अनुस्वार आया है ये अनुस्वार नए के स्थान पे सन से, यहाँ जो अनुस्वार है ये आपका इसके स्थान पे, यहाँ इसमें जो अनुस्वार है वो संसर्ग नए के स्थान पे। जैसे मैंने जानबूझ के यहाँ संदर्भ में क्या किया, मैंने नए को लिख दिया यहाँ ताकि आप वो गलती ना करो, वो गलती आप ना करो। ठीक है, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अब फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे भी तो लिख सकता था। फिर आपको वो पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने जो ये प्रयोग किया वो किसके स्थान पे किया। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता तो आपको यहाँ गलती कर देते। तो ये क्या किया हमने, वर्णों को स्वर और व्यंजन के रूप में अलग अलग कर लिया, जिसको हम वर्ण विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? अब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल दे के मैंने आपके सामने
चीज़ों को रख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लॉजिक को समझ गए हो। सर आप इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि आपके सब्जेक्ट में भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे, थैंक यू। तो देखो जी, हिंदी तो आपको बचाएगी, अगर आप मेरिट से बाहर जाओगे तो हिंदी पकड़ के आपको मेरिट के अंदर लाएगी, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस करके भी लेना है, इस बात का ध्यान रखना। देखो जिसका हिंदी में 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 क्वेश्चन गलत हो गए, वो पहले ही मेरिट से बाहर है। यहाँ मुद्दा वो नहीं है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि 60% आप पहले से तैयार हुए बैठे हो, ठीक है। अब बाकी चीज़ें बढ़ानी है, इसीलिए तो टाइम लग रहा है इतना, अदरवाइज मैं भी एक क्लास में वर्णमाला को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाता। मेरा भी तो गला दुखता है, कम घंटे में पढ़ाना पड़ता, सिलेबस जल्दी पूरा हो जाता जैसे आमतौर पे कर देते हैं, ठीक है, ऊपर से। क्योंकि आपको अगर मैं इतना दिखाऊंगा तो आपके लिए तो वही दुनिया है, इतना दिखा दूंगा तो वो दुनिया बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ समस्या बच्चों के साथ यही है, ग्रेजुएशन लेवल पे जब तैयारी करते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं कि आपकी दुनिया कितनी बड़ी है। कूपमुंडक बन गए हैं बच्चे, कुएं के मेंढक। यूट्यूब पे जितना देख लिया, किताबों में जितना देख लिया, किसी टीचर ने जितना बता दिया उतने से संतुष्ट हो गए, उतना मान लिया, हाँ बस इसमें यही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक मेंढक ये बोला कि यार मैं पूरी दुनिया घूम लिया, क्या आप भी घूमे हो क्या? ये कूपमुंडक जो लोकोक्ति बनी, ये कैसे बनी? कूपमुंडक मतलब कुएं का मेंढक, जिसकी सोच संकीर्ण हो, छोटी सोच हो, जिसका दायरा कम हो, जो कम दायरे को समझ के भी ये कह रहा है कि मुझे पूरी नॉलेज है। तो कुएं का मेंढक बोल रहा है इंसान को कि क्या आप पूरी दुनिया घूमे हो? इंसान बोला नहीं घूमा हूँ, ठीक है। तो फिर वो बोला कि मैं तो घूमा हूँ। वो बोले आपकी दुनिया कहाँ है? वो बोले कुआं है, कुएं में रहता हूँ। तो कुएं का जो तल है वो अपने आप में छोटा है, तो इसलिए उसकी छोटी दुनिया हुई। फिर उस मेंढक को वो इंसान उठा के कहाँ डाल देता है? तालाब में। अब वो बोलता है कि चलो थोड़ा सा आपकी दुनिया बड़ी करते हैं, घूम के आओ। तो वो देखता है, 2-3-4 दिन चक्कर लगाता है, ठीक है, उसके तालाब को। बोला यार दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं तो कुएं को ही समझ रहा था सब कुछ, ठीक है, यही दुनिया है। तो फिर बोला कि अभी भी आप पूरी दुनिया घूमे नहीं हो। तालाब का चक्कर काटने के बाद फिर उसको तालाब से उठा के नदी में डालते हैं, और नदी में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना अपना खूब तैर रहा है, उधर चक्कर लगा रहा है। फिर नदी भी उसने क्रॉस कर ली साल भर में। फिर उसको नदी से उठा के डाल दिया समुद्र में, और समुद्र में घूम घाम के अपने प्राण छोड़ दिए इसने, ठीक है। प्राण छोड़ने से पहले ये बोल के गया था कि इस पूरी दुनिया में नहीं घूमा जा सकता, हमें अपने को 100% बनाने के लिए अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, सोच बढ़ानी पड़ेगी, अपनी दुनिया बड़ी करनी पड़ेगी। तो कुएं का मेंढक नहीं बनना है आपको। कुएं के मेंढक बन गए तो जो दिखाया जा रहा है केवल उसी को सब कुछ समझ गई, और यही गलती आप करते हो। तो आपको दायरा बढ़ाना, सोच का दायरा बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप गांव में रहते हैं तो गांव के पड़ोसी, आपके गांव के साथी जो आपके साथ पैदा हुए, स्कूलों में पढ़े, ठीक है, वही आपके दुश्मन हो जाते हैं, उसी को आप दुश्मन समझने लगते हो। लेकिन जब आप जिले के लेवल पे जाते हो, जहाँ बाहर रह के तैयारी करते हो, तो गांव का कोई व्यक्ति आपको अपने ज़िले पे मिल जाए, शहर में, तो आपको अच्छा लगता है यार मेरे गांव का व्यक्ति है, आप परिचय भी देते हो भाई मेरा पड़ोसी है। तो उस समय आपकी दुश्मनी, आपकी ईर्ष्या, आपके जो है द्वेष, वो कम होता है। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया बड़ी होगी, आपका सोचने का दायरा बड़ा हो गया। और जब आप अपने ज़िले को, अपने गाँव को, दोनों को छोड़ के राजधानी में जब जाते हो, तब उसे कहते हैं यार मेरे ज़िले का है, ठीक है, ये आजमगढ़ का है, ये प्रयागराज का है, ये झांसी का है, ये चित्रकूट का है, ये बागपत का है, ये मेरठ का है, ये। तो वहाँ आपको अपना ज़िला याद आ रहा है, गांव याद नहीं आ रहा है। वहाँ आपको ज़िला याद आ रहा है कि ये मेरे ज़िले का है, और वहाँ आपके ज़िले का होने के चलते आपस में तो प्यार है, मोहब्बत है आप में, वहाँ ईर्ष्या द्वेष नहीं है आप में। क्यों? क्योंकि अब आपका दायरा और बड़ा हो गया। और जब अपने राज्य को छोड़ के आप दिल्ली जैसे शहर में आ जाओ, और जहाँ अनेक राज्यों के व्यक्ति रहते हैं, जब आपको अपने राज्य का कोई यूपी का मिलता है तो आपको अपनापन लगता है कि ये मेरे राज्य का है। तो वहाँ उस समय आपका दायरा और बड़ा हो गया, और वहाँ आपको अपने राज्य के लोग अच्छे लग रहे हैं। और जब आप विदेश में जाओगे और वहाँ भारत का कोई व्यक्ति मिल जाए, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी राज्य का हो, तो उसके अंदर आत्मीयता है, उसको आप अपना मान रहे, ये भारतीय हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये नेपाल का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। तो मुद्दा केवल यही है, इसके दायरे को बढ़ाना है। और ये दायरा जिस दिन बढ़ गया,
बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे दुखों से अपने आप पीछा छूट जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ों में संघर्ष इसलिए कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई का संघर्ष नहीं है आपके साथ, संघर्ष अंदर भी चल रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, मेरे पास ये, इसने मुझे कैसे बोल दिया, ठीक है, इसने हमारे यहाँ आके ऐसा कैसे कर दिया, वो सारी चीज़ें आप अपने आप सुलझा रहे हो खुद, जबकि वो आपका काम है ही नहीं, वो ऊपर वाले का काम है, बैठा हुआ है जज ऊपर, ठीक है। बहुत सारे जज सुप्रीम कोर्ट में, उनके ऊपर भी एक जज बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, तो सारे काम आपको नहीं करने हैं। आपका काम स्टूडेंट लाइफ में केवल पढ़ना है, चीज़ों को समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट देना है। उसको छोड़ के आप सारे काम कर रहे हो, राजनीति के झंडे आप उठा रहे हो, धर्म के झंडे आप उठा रहे हो, समाज के संगठन के आप हिस्सा हो। अरे जब आप अपने आप इस लायक बन जाओगे कि अपने समाज की, ठीक है, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार वालों के आप काम आ जाओ, अभी तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इस समाज का झंडा, देश का झंडा मत उठाओ, ये हम उठा लेंगे अपने आप, हम वो काम कर चुके हैं, ठीक है। समाज हमारी बात सुनता है, क्यों? क्योंकि हम अपने को प्रूफ कर चुके हैं। तो अभी आपने प्रूफ नहीं किया, समाज और रिश्तेदार स्वीकार नहीं करेंगे, आप कितने भी लंबी लंबी फेंको, कुछ भी कहो। तो इसलिए तमाम संस्थाओं से जो आप जुड़े हो, संगठनों से आप जुड़े हो, किसी जाति का, किसी पंथ का, ये भी वो स्टूडेंट का काम नहीं है। देश को अभी क्रांति नहीं चाहिए, देश को आज़ादी भी नहीं चाहिए किसी से, सब अपने ही लोग हैं। और किसी को भी ला के बैठाओगे सब ठीक है, हमने दिल्ली में बैठाया था केजरीवाल को, ठीक है, सबसे ज़्यादा निकम्मा निकला। उसका रीज़न क्या? अंदर से आदमी के मैल हैं और बाहर से आदमी कुछ और दिख रहा है आपको। तो इसीलिए वो थोड़ी बहुत गंदगी रहेगी, समय के साथ अपने आप परिवर्तित होगी। प्रकृति का नियम है, अपने आप बदल लेती है चीज़ों को। जब अति होने लगती है ना, तो अपने आप प्रकृति संतुलन बना लेती है। तो उस प्रकृति को संतुलित करने के लिए आप अपना एफर्ट्स मत लगाइए, उस समाज का भला करने के लिए अपने को कामयाब कीजिए, ताकि आपके चलते दूसरे लोग आपसे मोटिवेट हो जाए, आपके समाज के, आपके पड़ोस के, आपके रिश्तेदार, आपके धर्म को मानने वाले। और जब वो मोटिवेट होंगे तो आपसे पॉजिटिव चीज़ सीखेंगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे, वो मेहनत करेंगे। आप अपने गरीब परिवार जो भी पड़ोस में हैं, रिश्तेदार में, उनकी हेल्प आप तभी करोगे जब आपके अकाउंट में सैलरी आएगी। ऐसे किसी का साथ खड़े होकर थोड़े दिया जाता है। तो इसलिए आप अपने को मजबूत करो, अपने को परिपक्व करो, ठीक है, अपने को कामयाब करो। और वो काम अभी आपके इस एज ग्रुप का चल रहा है। तो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप होती है, उसकी एक ड्यूटी होती है, ठीक है। जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी जिम्मेदारी अब माता पिता, आपकी पत्नी, आपके बच्चों के प्रति होगी। जब आप थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो यार दोस्ती को समय देना आप, ठीक है। लेकिन अभी समय सिर्फ और सिर्फ किताबों को दो, ठीक है। अगर आप सही समय पे सही निर्णय लेके सही डायरेक्शन में काम कर गए तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद क्या है जी, यहाँ है आपका वर्ण संयोग, ये भी उसी का ही पार्ट है, वर्ण। तो वर्ण संयोग, वर्ण संयोग में क्या करेंगे हम, या वर्ण संयोजन, वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। अब इसमें आपको वर्णों को क्या करना है, जोड़ना है। इसमें क्या करोगे आप, वर्णों को जोड़ोगे। जैसे मैंने यहाँ दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ जी इससे कौन सा शब्द बना है, इससे कौन सा शब्द बना है। इससे कौन सा शब्द बना है। इससे शब्द बताना है जी, कौन सा शब्द आप इससे बना रहे हो।
चलो जी, तो इससे क्या बना? व्यवस्था। इससे क्या बना? संसार। इससे क्या बना? प्रधानाचार्य। इससे क्या बना? गंगा। कैसे पता चलेगा जी? ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये हो गया और ये आपका ये हो गया। बात समझ में आई? तो आपने क्या क्या बना लिया? व्यवस्था बनाया, संसार बनाया, प्रधानाचार्य बनाया और गंगा। इसको बोलते हैं वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। यानी कि वर्णों को जब आपस में जोड़ के हम शब्द बनाते हैं तो वो वर्ण संयोग कहलाता है, उसको वर्ण संयोजन कहते हैं। और जब हम उनको अलग करते हैं उनको विच्छेद कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका तीसरा सेक्शन। चौथा सेक्शन जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे हिंदी शब्दकोश में। हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान। हिंदी शब्दकोश में कौन सा वर्ण पहले आएगा, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा बाद में। 10:30 बजे आज समास की क्लास है जो कि 20 मिनट में कंप्लीट करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। इसके बाद प्यारे दोस्तों फिर आपकी जो क्लास है 9 बजे शाम को है। बोलना मत, आपके लिए लगाए हैं यूट्यूब पे, उससे पहले क्लास नहीं दे रहा था। और मेरा ही यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, अगर मैं 3 महीने क्लास ना दूँ वहीं से शुरू होता है जहाँ 3 महीने पहले छोड़ा था। बच्चों को पता है। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, मैं केवल और केवल जब एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो, जब नोटिफिकेशन आ जाए, पता हो कि एग्ज़ाम होने वाला है, तभी मैं यूट्यूब पे एक्टिव होता हूँ। क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा बैच होने की वजह से और जॉब होने की वजह से टाइम मिलता नहीं है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए। साथ के साथ प्रैक्टिस करो, थ्योरी के रूप में शॉर्ट ट्रिक से कॉन्सेप्ट को समझो आप। तो इसीलिए सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है प्यारे दोस्तों, ठीक है। गंगा में तो गे आता है ना, कैवर का जो अंतिम वर्ण है देवेश, ठीक है, उसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वे सेशन यूट्यूब के दोनों आपको अटेंड करने हैं और अपनी क्लासें लाइव अटेंड करनी है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। तो हिंदी बाय अनुसार यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे 10:30 बजे।